मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन 1929 1929 1929। क्या है मेव किसान आंदोलन? क्या है मेव? पहली बात तो क्षेत्र है या जाति है? मेव जाति है, मेव एक जाति है। मेव हिंदू होते हैं या मुस्लिम? हिंदू नहीं होते। मेव पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम, कन्वर्टेड। क्या मेव हिंदू नहीं हो सकते? अगर कोई मेव हिंदू है या नहीं ये बता दो। ध्यान रखिए, मेव पहले हिंदू, बाद में बताओ क्या थे? मुस्लिम। लेकिन ये मेव जाति, इसमें मेव अधिक संख्या में थे। लेकिन याद रहे, ये किसान आंदोलन, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों किसान शामिल थे, लेकिन सर्वाधिक संख्या किस जाति के किसानों की थी? मेव। इसलिए इस किसान आंदोलन का नाम हो गया मेव किसान आंदोलन। केवल मेव मुस्लिम इसमें शामिल नहीं थे, हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे। 1929 में आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप बताएंगे आसीन खां चौधरी। एक तो आसीन खां चौधरी, एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद अली के अलावा एक व्यक्ति का नाम था गुलाम बिक नारंग। गुलाम बिक नारंग। इन तीन लोगों के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन अलवर में शुरू हुआ। उस समय अलवर के राजा का नाम अगर आपसे पूछे तो अलवर के राजा कौन थे? जय सिंह। क्यों? क्या प्रॉब्लम है मेवों को? क्या दर्द, क्या इनको? क्यों कर रहे हैं आंदोलन? आंदोलन केवल और केवल एक ही कारण है, कोई बड़ा कारण नहीं था। वही भूमि जरीप वाला जो कानून था, उसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में लगान में वृद्धि कर दी गई थी। भूमि बंदोबस्त अधिनियम लागू करने के बावजूद भी, पुराना कानून लेने के बाद, निमोचना घटना के बाद अलवर रियासत में नया भूमि बंदोबस्त रहा था या पुराने वाला लागू हो गया? पुराने वाला। उसके बावजूद भी कई क्षेत्रों में लगानों में वृद्धि हो गई थी। सरल सा याद रखो, लगान में वृद्धि के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। नेता आसीन खां चौधरी, मोहम्मद अली और गुलाम बिके नारंग। आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3 साल बीत गए, किसानों की कोई मांग नहीं मानी जा रही थी। किसान छोटा मोटा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं था। 1932 में इस आंदोलन में अचानक से थोड़ी सी हलचल होती है। 1932 में एक संगठन जिसका नाम है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1932 में मोहम्मद हादी के द्वारा। मोहम्मद हादी द्वारा स्थापित अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन ने मेव किसान आंदोलन को अपना सपोर्ट कर दिया। बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता अंजुमन खादिम उल इस्लाम के, वो सब तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसे ही इस अंजुमन खादिम उल इस्लाम ने मेव किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, एक संगठन और जिसका नाम है तबलीगी जमात, नाम सुना है? तबलीगी जमात, तबलीगी जमात। कोविड के दौरान अगर आपने न्यूज चैनल देखे हैं तो मौलाना साद का नाम सुर्खियों में रहा था। कभी सुना मौलाना साद? जब पहले वाला लॉकडाउन था, सख्त वाला लॉकडाउन, जिस समय मोदी जी अपने से थाली और ताली बजवा रहे थे, उस समय अगर आप घर पर थे और घर पर अगर आपने न्यूज चैनल देखा हो तो न्यूज चैनल के ऊपर 3-4 दिन तक एक ही नाम गुंजा था, मौलाना साद, मौलाना साद, तबलीगी जमात, मौलाना साद। ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना। इसका मतलब आप केवल और केवल उस समय मूवी वगैरह या वेब सीरीज देखने में व्यस्त थे, आपने न्यूज चैनल बिल्कुल देखा ही नहीं है। अगर न्यूज चैनल देखते तो बच्चा जानने लग गया था अगर आखिर है क्या तबलीगी जमात। दिल्ली में एक इस्लामिक संगठन है जिसका संचालन कर रहे थे मौलाना साद। उसी तबलीगी जमात ने 1932 ईस्वी में मेव किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया। 1929 में आंदोलन शुरू हुआ। हिंदू और मुस्लिम दोनों किसानों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का कारण लगान में वृद्धि था, लेकिन 32 में 2 इस्लामिक संगठनों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, समर्थन दिया।
और जैसे ही इन इस्लामिक संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया, इस आंदोलन में 2 मांगे और ऐड हो गई। अब तक तो केवल एक ही मांग थी कि लगान में क्या कर दी जाए, कमी। लेकिन अब यह कहा गया कि नहीं, केवल लगान से मामला पार पड़ेगा नहीं, उर्दू शिक्षा को अनिवार्य करो। एक तो किस शिक्षा को अनिवार्य करो, उर्दू शिक्षा, और दूसरा इस्लामिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करो, इस्लामिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि। अब 3 मांगे आ गई। पहले एक ही मांग थी कि लगान में कमी कर दो, लेकिन इस्लामिक संगठन जैसे ही आंदोलन के सपोर्ट में आते हैं, वो कहते हैं कि उर्दू शिक्षा को अनिवार्य करो इस अलवर वाले क्षेत्र में, और एक इस्लामिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करो। अब जगह जगह जब भी कोई किसानों की बैठक होती तो सबसे पहले ये 2 मांगे रखी जाती, उर्दू शिक्षा को अनिवार्य, इस्लामिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि, और तीसरे नंबर पर आती लगान में कमी। इस बात से हिंदू किसान नाराज हो रहे थे। उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना उर्दू किसानों से, हम आंदोलन में आए हैं किसके कारण, लगान, और तुम कह रहे हो उर्दू शिक्षा, इस्लामिक स्कूल, हमें क्या मतलब, हमारे लगान में कमी कर दो। हिंदू किसानों ने इस बात पर आपत्ति जताई, तो जिन लोगों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया उन्होंने उसके लिए भला बुरा शब्द काम में ले लिया। इस बात से हिंदू नाराज हो गए, मुस्लिम भी नाराज हो गए, दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। इसका मतलब निश्चित रूप से धार्मिक दंगे भड़कने की क्या बताई जा रही थी, आशंका। कभी भी किसान आपस में लड़ सकते हैं, धर्म के नाम पर लड़ सकते हैं। हिंदू बनाम मुस्लिम हो रहा था, क्योंकि यहां पर संगठनों के आने के बाद 2 मांगे प्रमुखता से, कहीं पर भी वार्तालाप होती सरकार से, क्या मानना है तुम्हारा, तो वो कहते हैं कि इस्लामिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करो, उर्दू शिक्षा को अनिवार्य करो, और लगान वाला भी देख लो। अरे देख लो, काई का माते का आंदोलन शुरू ही बताए किसके लिए हुआ था, लगान। इस बात से हिंदू किसान भयंकर आक्रोश, दंगे भड़कने की स्थिति तक आ गई। और दूसरा, जिन लोगों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया था उन लोगों ने अलवर के महाराजा का नाम क्या था, जयसिंह पर धार्मिक होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जयसिंह हिंदू किसानों को उकसा रहे हैं और हिंदू किसानों का समर्थन ले रहे हैं और मुस्लिम किसानों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू बनाम मुस्लिम करने का, ध्रुवीकरण करने का प्रयास अलवर में भी किया गया। इस बात को अंग्रेज भली भांति भांप गए थे। अंग्रेजों को पता लग गया था कि महाराजा जयसिंह अगर ज्यादा दिन तक यहां रुके नहीं तो धार्मिक दंगे भड़के नहीं। इसलिए अलवर महाराजा जयसिंह को अंग्रेजों ने अपने पास बुलाया और बोला कि चुपचाप लंदन की फ्लाइट पकड़ लो, इसी में फायदा है, पीछे से हम देख लेंगे कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है। और 1932 ईस्वी में अलवर के महाराजा जयसिंह को अलवर से बताओ कहां भेज दिया गया था, लंदन। जयसिंह जी वहीं पर रहे 3-4 साल तक। इधर पीछे अंग्रेजों ने जैसे तैसे 3-4-5 साल तक अपने वालों को गोटियां सेट करते गए, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तरसों कर देंगे, उस दिन कर देंगे, ऐसे करते करते कितने साल निकाल दिए, 5। 1937 में उधर लंदन में रहते हुए अलवर महाराजा जयसिंह कौन से वासी हो जाते हैं, स्वर्गवासी। और जब अलवर के महाराजा का निधन हुआ तब अंग्रेजों को लगा यार अब थोड़ा बहुत तो कुछ किसानों का भी सोच लें। एक तो महाराजा का निधन हुआ, दूसरा रियासत में लोग अगर आंदोलन करेंगे तो क्या संदेश जाएगा कि प्रजा महाराजा के शोक दिवसों में भी आंदोलन कर रही थी। इसलिए अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम किसानों की मांगों को सुनने के लिए कमेटी बनाई जिसका नाम था काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी समिति, काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी समिति। और इस समिति ने जैसे तैसे किसानों से बातचीत की और बातचीत करके हिंदू और मुस्लिम किसानों को थोड़ा थोड़ा शांत किया, लगान में थोड़ी सी कटौती की, इस्लामिक स्कूलों की संख्या में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की, हामी भरी, उर्दू शिक्षा को अनिवार्य वाली शर्त नहीं मानी और एक बार के लिए जाकर के 1937 में मेव जाति के किसानों के आंदोलन को क्या करवा दिया था, समाप्त। बस इतनी सी बातें मेव में है। बस मेव याद रहे एक जाति थी, लेकिन इस किसान आंदोलन, अगला हेडिंग लगाओ भरतपुर, भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन। का दर्द है भरतपुर वालों को? कौन कौन है भरतपुर वाले? इतने ही हो तुम भरतपुर के? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारे? भरतपुर वालों को कचू ना प्रॉब्लम, भरतपुर वालों को कुछ भी नहीं है। भरतपुर वाले बिल्कुल सीधे होते हैं, भरतपुर वालों को दूसरे वाले उकसा देते हैं।
और भरतपुर वालों को भड़काया किसने था? अलवर वालों ने। बोला यार तुम्हारे कोई छोटा मोटा आंदोलन भी नहीं चल रहा। बोला करें किसके खिलाफ? बोला तुम्हारी लगान भी 1.5 गुना बढ़ी है। अलवर रियासत में लगान 2 गुना बढ़ी थी और भरतपुर रियासत में लगान बताओ कितने गुना वृद्धि कर दी थी? 1.5। यानी पहले मान लीजिए 30% लगान ली जाती थी तो अब 45 हो जाएगी। 30 से बताओ क्या हो जाएगी? 45। लगान को 1.5 गुना कर दिया गया। जो मूल लगान थी उसको कितने गुना कर दिया गया? 1.5 गुना। 1.5 गुना वृद्धि के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। छोटा सा आंदोलन, कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। आंदोलन में केवल कितने लोग शामिल थे? 500 लोगों ने भरतपुर में एक सभा आयोजित की थी जिसको अपनी किताबों में छाप दिया गया है। और छापने के बाद इस साल का जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम था उसमें प्रश्न और आ गया। इसलिए अपने वन लीनियर याद रखना, बोजी लंबरदार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बोजी लंबरदार। यह प्रश्न था कि बोजी लंबरदार के नेतृत्व में राजस्थान की किस रियासत में किसान आंदोलन हुआ था? तो किस रियासत में हुआ था? भरतपुर। कितने किसानों ने भाग लिया? 500। 23 नवंबर 1931 को बोजी लंबरदार ने भरतपुर में एक सभा का आयोजन किया और सभा का आयोजन करके भरतपुर के जो तत्कालीन शासक हुआ करते थे किशन सिंह, उन किशन सिंह के खिलाफ कुछ भड़काऊ भाषण दे दिया था। सीधे साधे थे बोजी लंबरदार, कचू कचू ना करते कचू कचू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया सभा से ही बताओ किसको गिरफ्तार कर लिया गया? बोजी लंबरदार। और सभा से गिरफ्तार किया। बाकी किसानों का तुम जाओ घर, बोजी लंबरदार जा रहा जेल। बोजी लंबरदार जेल जाते ही आंदोलन की असफलता पूर्वक बताओ क्या हो जाती है? समाप्ति। अब तक अपने बिजोली आंदोलन में सफलता पाई थी, बेंगू में सफलता मिली, अलवर में सफलता मिली, मेव में सफलता मिली। असफल अपन केवल एक ही जगह वे हैं, वो बताओ कहां पर वे हैं? भरतपुर। एक लाइन लिख लो, हेडिंग लगा लो, भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन। इसे अन्य एग्जामों में पूछ ले, बोजी लंबरदार के नेतृत्व में किस रियासत में आंदोलन? भरतपुर। ये लो भाई मेवात क्षेत्र के आंदोलन। एक याद रखना, करौली। करौली मेवात में आता तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक बंदे थे जिनका नाम था कुंवर मदन पाल सिंह। यह भी वनपाल में एक प्रश्न था कि कुंवर मदन पाल सिंह के नेतृत्व में किस रियासत में किसान आंदोलन हुआ? तो बस सीधा सा याद रखना कि 1931 ईस्वी में कुंवर मदन पाल सिंह के नेतृत्व में किस रियासत में आंदोलन हुआ था? करौली। यहां पर भी कोई बड़ी घटना नहीं, नीचे नोट लगा के लिख लो सीधा ही भले। कुंवर मदन पाल सिंह ने, नोट लगाकर सीधा ही लिख लो नीचे, कुंवर मदन पाल सिंह ने 1931 करौली रियासत में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 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 ये लो, बस इतना सा याद रखना है। यहां पर आपके मेवात क्षेत्र के यानी अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र के किसान आंदोलनों का क्या हो जाता है? समापन। अब छोटी छोटी घटनाएं, कोई बड़ी घटना है नहीं। सबसे बड़े आंदोलन बिजोलिया और बेंगू ही थे और मेंस में प्रश्न भी बिजोलिया और बेंगू से आने की संभावना ज्यादा। लेकिन बाकी जो वन डे एग्जाम है अपने, जैसे प्री का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, उनमें अन्य किसान आंदोलन से कोई तथ्यात्मक प्रश्न आ जाए तो यहां पर अलवर, भरतपुर, करौली के आंदोलन समाप्त। अगला हेडिंग लगाओ, जयपुर रियासत में किसान आंदोलन। 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 अब देखो, जयपुर जो रियासत है इसमें जयपुर के लोग तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं। जयपुर वाले कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा आंदोलन अगर कहीं पर हुआ है तो वो किस क्षेत्र में हुआ है? शेखावाट।
शेखावाटी वाले क्षेत्र में जयपुर में आंदोलन हुआ, और शेखावाटी उस समय जयपुर के अधीन ही आता था, इसलिए शेखावाटी वाले आंदोलन अपने को किस रियासत में पढ़ने हैं? जयपुर। एक लाइन लिखो पहले तो, जयपुर रियासत के अधिकांश किसान आंदोलन, जयपुर रियासत के अधिकांश किसान आंदोलन, जयपुर रियासत के अधिकांश किसान आंदोलन शेखावाटी क्षेत्र में, जयपुर रियासत के अधिकांश किसान आंदोलन शेखावाटी क्षेत्र में हुए, शेखावाटी क्षेत्र में हुए, शेखावाटी क्षेत्र में हुए। अब देखो शेखावाटी का मतलब क्या, पहले तो यह समझो, उसके बाद आंदोलन समझेंगे। शेखावाटी का मतलब क्या है? कितने जिले आते हैं? राव शेखा ने बनाया था, शेखावतों ने यहां पर शासन किया था। शेखा के वंशज क्या कहलाए? शेखावत। शेखावतों ने यहां पर वंशज किया, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावाटी। जहां पर तंवर राजपूतों ने शासन किया, तंवरावाटी। तंवरावाटी को अपन कह देते तोरावाटी। वर्तमान में वही शब्द अपभ्रंश होते होते तंवरावाटी क्या बन गया? तोरावाटी। तंवरावाटी या तोरावाटी कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र है? कांतली। दूसरा देवड़ावाटी, जहां देवड़ा राजपूतों ने शासन किया। सिरोई, जब अपन बोलियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि सिरोई में देवड़ावाटी बोली जाती है, सिक्कर चूरू झुंझुनू में शेखावाटी बोलते हैं, इधर कांतली नदी के आसपास वाला जो उदयपुर वाटी वाला जो पूरा बेल्ट है वहां पर तोरावाटी बोलते हैं। तो जहां जहां शासन करते हैं उसके नाम के पीछे वाटी लग जाता है। तो शेखावतों ने शासन किया, इसलिए इसको कहते हैं शेखावाटी। कितने जिले आते हैं? 3, सिक्कर चूरू झुंझुनू। लेकिन अगर आप चूरू को देखेंगे, चूरू, तो चूरू के मुझे किन्हीं 3 बड़े शहरों के नाम बताओ। चूरू के किन्हीं 3 बड़े, चूरू में सबसे बड़ा शहर है रतनगढ़। रतनगढ़ कहां पर है? चूरू। नाम से पता लग रहा किसने बसाया है? रतन सिंह ने। रतन सिंह कहां के राजा है? बीकानेर के। सरदार शहर, नाम से पता लग रहा किसने बसाया? सरदार सिंह। कहां के राजा है? बीकानेर। शार्दुलपुर, शार्दुलपुर चूरू में है, किसने बसाया? शार्दुल सिंह। कहां के राजा है? बीकानेर। चूरू का अधिकांश भाग रियासती काल में बीकानेर के अधीन था। नामों से ही पता लग रहा है कि चूरू शेखावाटी का भाग नहीं था। चूरू का जितना भी आंदोलन हुआ है वो सब किस रियासत में आएगा? बीकानेर। रियासती काल में शेखावाटी में केवल 2 ही जिले थे। रियासती काल में शेखावाटी में एक जिला तो था सिक्कर, और एक जिला बताओ कौन सा था? झुंझुनू। और सिक्कर और झुंझुनू रियासती काल में केवल 2 ही जिले हुआ करते थे। चूरू वाला भाग किस में आता था? बीकानेर। अब सिक्कर क्या है? रियासत है, ठिकाना है, क्या है? सिक्कर क्या है? ठिकाना है, रियासत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सिक्कर में राजा नहीं होगा, ठिकानेदार होगा। सिक्कर के कितने लोग हैं? सिक्कर के, सिक्कर वाले, सिक्कर कॉलेज का नाम क्या है? एसके कॉलेज, श्री कल्याण कॉलेज। सिक्कर सरकारी अस्पताल का नाम क्या है? एसके हॉस्पिटल, श्री कल्याण हॉस्पिटल। क्या है फिर ये श्री कल्याण कौन है? ठिकानेदार नहीं है। कल्याण सिंह सिक्कर के शासक थे, उनके नाम पर ही एसके कॉलेज बना है, उनके नाम पर ही एसके हॉस्पिटल बना है, श्री कल्याण हॉस्पिटल। इसका मतलब वो राजा थे। फिर राजा है तो फिर सिक्कर रियासत के आंदोलन अपने को अलग से पढ़ने थे। हेडिंग तो मैंने लगवाई है जयपुर रियासत, और उसके अंदर मैं बता रहा हूं सिक्कर। क्या नशा करके आया हूं क्या? तो फिर ऐसे कैसे? सिक्कर स्वतंत्र रियासतें नहीं है, सिक्कर उप रियासत है। उप रियासत ये एकमात्र प्रावधान था सिक्कर के संबंध में कि रियासत तो है जयपुर और उप रियासत कौन सी? सिक्कर। सिक्कर का राजा स्वतंत्र राजा नहीं होता था। सिक्कर का राजा माना कि कल्याण सिंह है, तो ये स्वतंत्र राजा नहीं है, ये किस राजा के अधीन काम करेंगे? जयपुर। इसीलिए सिक्कर के प्रत्येक राजा अपने नाम के आगे लगाते थे राव राजा।
राव राजा। स्वतंत्र होते तो सीधा लगाते राजा कल्याण सिंह, लेकिन राव राजा इसका मतलब स्वतंत्र नहीं होकर किस रियासत के अधीन है? जयपुर। और जयपुर में उस समय राजा थे मान सिंह। तो अगर आपसे पूछे कि मान सिंह बड़ा है या कल्याण सिंह बड़ा है, तो मान सिंह बड़ा है, और मान सिंह के अधीन ही काम कौन करेगा? कल्याण सिंह। स्वतंत्र राजा नहीं होने के कारण यहां के राजा को क्या कहते थे? राव राजा। इधर झुंझुनू वाला, झुंझुनू रियासत है या ठिकाना है? झुंझुनू, झुंझुनू वाले कौन कौन है? हाँ, झुंझुनू वालों क्या है तुम्हारे? झुंझुनू, झुंझुनू उस समय 5 पानों में बंटा हुआ था। झुंझुनू वर्तमान में झुंझुनू है, लेकिन रियासती काल में झुंझुनू में कितने पाने थे? 5। पाने का मतलब होता है 5 छोटे छोटे ठिकाने। 5 ठिकानों को मिलाकर झुंझुनू कहते थे। 5 पाने मिलकर झुंझुनू कहलाता। 5 छोटे छोटे पाने थे। पाने कौन कौन से? एक पाना आया करता था नवलगढ़। नवलगढ़ कहां आता है? झुंझुनू। एक पाना था बिसाऊ। बिसाऊ कहां पर है? झुंझुनू। एक पाना था डुंडलोद। डुंडलोद भी कहां पर है? झुंझुनू। जहां राजस्थान का एकमात्र गद्दों का अभ्यारण्य बना है। गधे कहां पर रहते हैं? डुंडलोद। नंबर 4 पर एक पाना है आपका मंडावा। मंडावा। और मंडावा के अलावा एक पाना था मलसीसर। मलसीसर। ये टोटल 5 पानों को मिलाकर बनता है झुंझुनू। और सिक्कर उप रियासत है। सिक्कर अगर आपसे पूछे तो उप रियासत। और सिक्कर का राजा का नाम था कल्याण सिंह। ये किस रियासत की उप रियासत है? तो आप बताएंगे जयपुर। तो पहले तो ये शेखावाटी का वर्गीकरण पता होना चाहिए कि शेखावाटी में आंदोलनों के समय 2 ये स्थान थे, झुंझुनू सिक्कर। झुंझुनू में कितने पानों में बंटा हुआ था? 5। लिखो पहले तो ये सीधा चार्ट ही बना लो। बना लोगे क्या? सीधा लिख लो, बना लो सीधा। रियासती काल में से उतार दिया भाई सबने? ये लो भाई। अब शेखावाटी में भी इन 5 पानों में तो कोई बड़ा आंदोलन होता नहीं है। सबसे बड़ा आंदोलन जयपुर रियासत में कहां पर होता है? सिक्कर। तो हेडिंग लगाओ सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर किसान आंदोलन। सोरठा और दूहा में क्या अंतर है? सोरठा और दूहा में जब मैं साहित्य पढ़ाऊंगा तब अंतर बता दूंगा विकास सेन। अभी तुम सबर रख ले। इतिहास में सोरठा दोहा रुक जा। हिंदी हो गई क्या तुम्हारे? हिंदी हो गई? तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हिंदी वालों से पूछते। सोरठा दोहा लिख लिया क्या भाई सबने? चलो अब वापस से सिक्कर किसान, बातचीत बंद कर दो भाई। अब वापस आंदोलन में आ जाओ। सिक्कर किसान आंदोलन। देखो सिक्कर किसान आंदोलन, सबसे पहली बात तो आंदोलन के नेता कौन है? नेताओं की भरमार है शेखावाटी में। आंदोलन के नेताओं में एक नाम आएगा राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी के अलावा एक नाम आएगा आपके हरि नारायण ब्रह्मचारी। हरि नारायण ब्रह्मचारी। हरि नारायण ब्रह्मचारी के अलावा एक नाम आएगा आपका नरोत्तम शर्मा, या नरोत्तम जोशी भी ये लिखते हैं, नरोत्तम शर्मा। नरोत्तम शर्मा के अलावा नाम आएगा हरलाल सिंह खर्रा। हरलाल सिंह खर्रा। और हरलाल सिंह खर्रा के अलावा एक भरतपुर के नेता भी यहां आए हुए थे जिनका नाम था ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज। इन 5 प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहली बात, आंदोलन शुरू हो क्यों रहा है? प्रॉब्लम क्या है शेखावाटी वालों को? आंदोलन के कारण क्या? शेखावाटी वालों को एक प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 टाइप के प्रॉब्लम है। शेखावाटी वाले बेहद एजुकेटेड थे, उस समय भी शिक्षित थे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का अगर कोई सबसे अग्रणी क्षेत्र है तो वो कौन सा है? शेखावाटी। शेखावाटी से अग्रणी शिक्षा के क्षेत्र में आज तक कोई नहीं है। आज अपन जितनी एजुकेशन बाकी अन्य जिलों में फैल रही, उतनी आज से 20 साल पहले शेखावाटी के लोगों ने प्राप्त कर ली थी। इसमें नो डाउट कि शेखावाटी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आज आप हर जगह देख लो, किसी भी अस्पताल में, किसी भी गांव में, किसी भी स्कूल में आपको एक शिक्षक कहां का मिलेगा? झुंझुनू। एक अस्पताल में एक नर्स या और कोई बंदा कहां का मिलेगा? झुंझुनू। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, 3 कर्मचारी भी है तो एक आदमी कहां का मिलेगा? झुंझुनू।
क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सिक्कर और झुंझुनू बहुत तेज निकले थे। अब तो बाकी तमाम जिलों ने विकास किया है, क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शेखावाटी ने। इसलिए शेखावाटी वाले छोटी मोटी बात पर लड़ाई करते ही नहीं थे। उनको 3 4 5 प्रॉब्लम हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? जरीप में बदलाव। मैंने आपको अभी अभी बताया जरीप। सेम प्रॉब्लम भरतपुर अलवर वाली प्रॉब्लम यहां पर थी। 165 जरीप को बदलकर कितना जरीप कर दिया गया? 52.5। इससे सीधी सीधी बात है, लगान में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? 2 गुना। नंबर 2, सिक्कर के राजा जो कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने रजापा कर में प्रति बीघा 2 आना की वृद्धि कर दी। रजापा कर में प्रति बीघा 2 आना की वृद्धि कर दी। 2 आना की वृद्धि कर दी रजापा कर में। यह कौन सा कर होता है? रजापा कर। रजापा कर को मैं सरल सा यूं कह सकता हूं, इसी कर को मारवाड़ में आगे अपन जब मारवाड़ रियासत के आंदोलन पढ़ेंगे तब मैं एक लिखवाऊंगा बिगोड़ी कर। बिगोड़ी कर को अपन रजापा कर कहते हैं। बिगोड़ी का मतलब प्रति बीघा लगान तो ली जाती थी कि वे आप 20 बीघा खेती पर खेती कर रहे हो तो आपको लगान देनी है 30%। इसके अतिरिक्त प्रति बीघा 20 बीघा पर खेती कर रहे हो तो 3 रुपए के हिसाब से 60 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते थे शेखावाटी में। उस रजापा कर प्रति बीघा पर लिया गया कर। अब उसमें कितने आना की वृद्धि हो रही है? 2। पहले 3 रुपया था, अब इसको बढ़ा करके 3 रुपया और कितने आना कर दिया? 2 आना। इस बात से किसान नाराज थे। आप कह रहे 2 आनों से क्या फर्क पड़ता है? 2 आना बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय। 2 आना आज के 20 रुपए के बराबर होती थी। और 20 बीघा कोई किसान 50 बीघा पर खेती कर रहा है तो 1000 रुपए उसके अनावश्यक टैक्स लग रहे हैं, और 1000 रुपए वर्तमान के लाख रुपए जितने होते हैं। इसलिए किसानों पर यह 2 आना का भार भी बहुत बड़ा भार था। इस रजापा कर में वृद्धि से किसान नाराज थे। तीसरा, जकात कर में वृद्धि। जकात कर में वृद्धि। ये और कौन सा कर आ गया? ऐसे कितने कर जकात कर में वृद्धि हो गई। जकात कर का मतलब किसान अपने खेत में फसल उत्पादित कर रहा है, उस फसल को बेचने के लिए मंडी में जाएगा तो टैक्स लिया जाएगा। फोगट में कोई किसानों की फसल भी नहीं खरीदेगा, आपसे टैक्स लिया जाएगा। पहले से किसान टैक्स देकर आया है, अपनी फसल का लगान देकर आया है, रजापा कर देकर आया है, मंडी में बेचने जा रहा है और कर ले दो। उस मंडी में बेचने पर लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? जकात। दूसरी बात, अगर किसी किसान ने मंडी में धान बेचा तो टैक्स दिया, और अब अगले साल बरसात होगी तो किसान चाहेगा कि यार अच्छा बीज मैं बाजार से खरीद के ले आऊं ताकि मेरे खेत में धान अच्छा हो जाए। किसान बीज खरीदेगा तो भी टैक्स, और किसान फसल बेचेगा तो भी टैक्स। यानी फसल के खरीदने पर भी टैक्स लिया जाता था और बेचने पर भी टैक्स लिया जाता था। उस टैक्स को अपन कौन सा टैक्स कहते थे? जकात। जकात कर में आपने वृद्धि कर दी, इस बात से किसान नाराज थे। चौथा, सिंचित क्षेत्र व असिंचित क्षेत्र। सिंचित व असिंचित क्षेत्र की कृषि भूमि बराबर, सिंचित व असिंचित क्षेत्र की कर राशि बराबर होना। कर राशि बराबर होना, इसका मतलब क्या है? सिंचित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? सिंचित क्षेत्र को अपने राजस्थानी में कहते हैं पीवल। क्या कहते हैं? पीवल। पीवल या सिंचित क्षेत्र, इसका मतलब जहां पर किसी नहर का, कुएं का, नलकूप का पानी लगता है और पानी के माध्यम से जिन खेतों में खेती होती है उस क्षेत्र को अपन कौन सा क्षेत्र? सिंचित। और वह क्षेत्र जहां कोई कुआं, नलकूप, नहर नहीं हो, केवल राम भरोसे खेती होती है, मानसून से बरसात होती है तो ही केवल फसल होती है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? असिंचित। शेखावाटी क्षेत्र में यह प्रावधान था कि सिंचित क्षेत्र हो चाहे असिंचित हो, कर बराबर ही लिया जाएगा। इस बात से कौन से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? असिंचित। भाई बाजरे की फसल है, बाजरे की फसल खरीफ की फसल है, बाजरे की फसल खरीफ की फसल। अब फसल बोई, बरसात अच्छी हुई थी, लेकिन लास्ट में जब फसल को पानी की जरूरत थी तब बरसात हुई नहीं। बरसात नहीं हुई तो सिंचित क्षेत्र वाला तो अपने कुएं से बाजरे को बताओ क्या पिला देगा? पानी, और अच्छी पैदावार कर लेगा, और जितनी पैदावार होगी उसका 20% वो टैक्स दे देगा। लेकिन असिंचित वाले के तो कुछ हुआ ही नहीं, फसल जलकर राख हो गई, फिर भी थोड़े बहुत दाने हुए हैं, उनमें से 20% बताओ क्या देना पड़ जाता था? टैक्स। इस बात से असिंचित क्षेत्र के किसान नाराज थे। बोला यार कम से कम ये तो रहम करो कि सिंचित और असिंचित की कर राशि तो बराबर करो। सिंचित वाले तो अकाल पड़ेगा नहीं, उनके तो हर बार वो जब भी पानी की कमी आएगी बरसात से पिला देंगे, कुएं से पानी पिला देंगे, तो हमारे को राहत दीजिए। सिंचित व असिंचित क्षेत्र की कर राशि बराबर होने से किसान नाराज थे।
जकात कर, फसल के खरीदने व बेचने दोनों पर लिए जाने वाले कर में वृद्धि होने से किसान नाराज थे। रजापा कर, ये प्रति बीघा लगता था, जितने बीघा पर खेती करोगे, पहले 3 रुपया था, अब 3 रुपया से बढ़ाकर 3 रुपया और कितने आना कर दिया, 2 आना। इस बात से नाराज थे और जरीप में बदलाव से लगान में कितने गुना वृद्धि हो रही थी, 2 गुना। इन तमाम कारणों से रामनारायण चौधरी, हरिनारायण ब्रह्मचारी, नरोत्तम शर्मा, हरलाल सिंह खर्रा और ठाकुर देशराज, इन सब के नेतृत्व में किसानों ने क्या किया था, आंदोलन। लिखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन 1921-22 के आसपास ही शुरू हो गया था, 1921-22 के आसपास। लेकिन आंदोलन में जो तेजी आनी शुरू हुई थी वो आनी शुरू हुई थी 1930 के आसपास, 1930 के आसपास। 1930 में रामनारायण जो चौधरी है, रामनारायण चौधरी, इन्होंने लंदन से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता जिनका नाम था डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में शेखावाटी के किसानों की मांगों को लंदन में छपवाया। आप कहेंगे लंदन में छपवाने का क्या फायदा हुआ, आंदोलन तो जयपुर के आसपास हो रहा है, यहां वाले अखबार में आना चाहिए। लेकिन लंदन में प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र में शेखावाटी के किसानों की पीड़ा को प्रकाशित करवाया। इस बात से लंदन के जो अंग्रेज अधिकारी है उनमें यह संदेश जाएगा कि यार भारत में किसान दुखी है और हो सकता है कि छोटा मोटा कोई वाद विवाद चले। और अंग्रेजों का तो एक फोन ही काफी था, एक फोन पर सारी समस्याएं समाप्त हो सकती थी। इसलिए रामनारायण चौधरी ने सोचा कि क्यों ना एक बार लंदन में अंग्रेजों के कानों में एक खबर डाली जाए। बाकी इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं था। आरपीएससी पर इसका कई दफा इफेक्ट पड़ा है, वो रोजाना पूछती रहती है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन की खबरें लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड खबर समाचार पत्र में छपी थी। तो अपने ध्यान रखना किसकी छपी थी, सीकर किसान आंदोलन, और छपवाने वाला कौन था, रामनारायण चौधरी। जैसे ही डेली हेराल्ड में खबर आई, थोड़ी तो हलचल भारत में भी हुई। बोला यार शेखावाटी में इतने क्या प्रॉब्लम है, किसान सीधा लंदन में ही खबरें आ रही है। यहाँ के राजा कल्याण सिंह जो है वो गुस्से में आ गए और रामनारायण चौधरी को अपने पास बुलाया और बोला, रामनारायण चौधरी तेरे साथ में एक बंदा और है, हरिनारायण ब्रह्मचारी, तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही नेतागिरी कर रहे हो। आज के बाद मुझे तुम दोनों शेखावाटी में नहीं दिखने चाहिए, यहां से आपको निकल जाना चाहिए। और रामनारायण चौधरी और हरिनारायण ब्रह्मचारी इन दोनों को सीकर से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने वाले राजा कौन है, कल्याण सिंह। 1930 में निष्कासित कर दिया। चौधरी साहब के जाने के बाद आंदोलन में एक बार के लिए वापस निष्क्रियता आई। लेकिन हरलाल सिंह खर्रा, ठाकुर देशराज, ये सब मिल बैठ करके योजना बना रहे थे। बोला यार ये शेखावाटी वाला किसान आंदोलन, इसमें ज्यादातर किसान कौन सी जाति से आते हैं, जाट। शेखावाटी वाले ज्यादातर किसान जाट जाति से। बोला सारे आंदोलन करने वाले जाट ही जाट है और जाटों के इतने बड़े बड़े संगठन है, कब काम आएंगे वो। खुद को समाज का रक्षक बताते हैं, खुद को कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिंगड़ा कर देंगे, और जब जाट आंदोलन कर रहे हैं तब तो कोई संगठन आगे आ ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन कौन सा, इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा। अखिल भारतीय जाट महासभा नाम का एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1907 मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर बताओ कहां पर है, मुजफ्फरनगर है यूपी। अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना 1907 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इन्होंने शेखावाटी वाले किसानों ने इस अखिल भारतीय जाट महासभा के नेताओं को लेटर भेजा। बोले यार तुम समाज 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 करते हो, आज तुम्हारा समाज सड़कों पर बैठा, तुम कोई आ ही नहीं रहे हो। इन्होंने वापस रिप्लाई किया, बोला तुम्हारे पास कोई छोटा मोटा संगठन है कि नहीं है। बोला हमारे पास तो कोई संगठन नहीं। बोला ऐसा करो तुम तुम्हारा खुद का एक संगठन बनाओ, उसके बाद हम तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे। इसलिए शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम था क्षेत्रीय जाट महासभा, रीजनल जाट महासभा या क्षेत्रीय जाट महासभा। इसका गठन किया गया 1931 में। ऐसा ही 2018 में भी इसका प्रश्न पूछा जा चुका है, क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना कब हुई थी, 1931। और एक अभी वनपाल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई। 2 क्षेत्रीय महासभा है, मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 और जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनी थी, 1931। कहां पर बनी थी, सीकर। यह किसान आंदोलन को सपोर्ट करने का एक संगठन था। क्षेत्रीय जाट, उस क्षेत्र के जाटों ने इकट्ठा होकर एक संगठन बनाया, क्षेत्रीय जाट महासभा। अब जैसे ही क्षेत्रीय जाट महासभा बनी, क्षेत्रीय जाट महासभा ने किसको पुकारा, अखिल भारतीय जाट महासभा। बोला अब तो आ जाओ,
अब वहां पर बैठे बैठे क्या पंचायती कर रहे हो, अब तो आकर के सपोर्ट कर दो। तो अखिल भारतीय जाट महासभा वाले 1933 में सिक्कर आए। अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा और क्षेत्रीय जाट महासभा, क्षेत्रीय जाट महासभा। क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना कब हुई थी? 31। और अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना 7। कहां पर हुई थी? इधर मुजफ्फरनगर, और इधर कहां पर हुई थी? सीकर। इन दोनों जाटों के संगठनों की एक संयुक्त बैठक 1933 में आयोजित हुई, 1933 में। और कहां पर आयोजित हुई थी? पलथाना। पलथाना कहां पर पड़ता है? सीकर। पलथाना सीकर में 1933 में किसान आंदोलन को तेजी देने के लिए अखिल भारतीय जाट महासभा व क्षेत्रीय जाट महासभा की एक संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक बार हम यज्ञ करेंगे। आप कहेंगे आंदोलन में यज्ञ क्यों करेंगे? इन दोनों संगठनों ने निर्णय लिया कि एक बार अपन प्रजापति महायज्ञ करेंगे और प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, यहां के राजा कल्याण सिंह जी को सद्बुद्धि दो और किसानों की मांगों पर विचार करने की ताकत दो, ताकि किसानों की मांगे मान सके। अगर इस यज्ञ से सीकर के राव राजा कल्याण सिंह किसानों की मांगे मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पहले एक बार भगवान से कामना करें कि सीकर के राजा को इतनी बुद्धि दे दे कि वो किसानों की मांगों को सुन ले। इसलिए इन दोनों ने संयुक्त निर्णय लिया और निर्णय के तहत इन्होंने एक यज्ञ आयोजित करवाया। उस यज्ञ का नाम था जाट प्रजापति महायज्ञ, जाट प्रजापति महायज्ञ। और यह आयोजित हुआ था 20 जनवरी 1934 बसंत पंचमी के दिन। कहां पर आयोजित हुआ? तो आप बताएंगे पलथाना में आयोजित हुआ। पलथाना कहां पर है? सीकर। यज्ञ के आयोजन का उद्देश्य क्या है? सीकर के राजा को क्या दिलवाई जाए? सद्बुद्धि। इस यज्ञ के जो पुरोहित थे, पुरोहित जी, पुरोहित का नाम याद रखना, खेमराज शर्मा। जाट प्रजापति महायज्ञ के पुरोहित कौन थे? खेमराज शर्मा। और यज्ञमान, यज्ञमान, यज्ञमान समझते हो? यज्ञमान, पंडित जी कोई भी मंत्र बोले तो उसके बाद स्वाहा स्वाहा, जो स्वाहा करने वाला होता है उसको बताओ क्या कहते हैं? यज्ञमान। आजकल अपन उसको जजमान बोल देते हैं, जुजमान, या क्या बोल देते हैं? जजमान। जबकि एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? यज्ञमान। यज्ञमान का मतलब जिसको मूल व्यक्ति जो यज्ञ में बैठकर स्वाहा स्वाहा करे। यहां पर यज्ञमान बनाया गया पलथाना के ठाकुर साहब थे, उनका बेटा था जिनका नाम था कुंवर हुकुम सिंह। कुंवर हुकुम सिंह, इनको यहां का यज्ञमान बनाया गया और यज्ञ संपन्न हुआ। बसंत पंचमी के दिन ये यज्ञ हुआ। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, जाट नेताओं ने कहा कि हम कुंवर हुकुम सिंह को हाथी पर बिठाकर पूरे सीकर में घुमाएंगे। किसको? यज्ञमान को, कुंवर हुकुम सिंह को, ठाकुर साहब का बेटा हुकुम सिंह। कुंवर हुकुम सिंह को हम हाथी पर बिठाकर सीकर में घुमाएंगे। जैसे ही ये सूचना सीकर में फैली, राव राजा कल्याण सिंह ने आदेश दे दिया कि हाथी पर किसी की भी सवारी सीकर में नहीं निकल सकती, हाथी की सवारी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आप कहेंगे हुकुम कल्याण सिंह जी ने ऐसा आदेश क्यों दिया? अब राजा के सामने अगर ठिकानेदार हाथी पर बैठकर जाएगा तो राजा को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगे या बुरा लगे? बुरा लगे। इसलिए कल्याण सिंह को लग रहा था यार किसान मेरा सम्मान तो कर ही नहीं रहे और ठाकुर साहब का सम्मान कर रहे हैं। हुकुम सिंह जी को हाथी पर बिठा करके घुमाएंगे और अपने वाले माहौल बनाने में तो एक्सपर्ट थे ही। उन्होंने पहले ही अफवाह फैला दी कि जब सवारी निकलेगी कल्याण सिंह के निवास के सामने 4-5 डीजे बजाकर नाचेंगे। कल्याण सिंह को लगने लगा यार ये जले पर नमक छिड़केंगे। इसका मतलब कल्याण सिंह जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हें हाथी पर सवारी की अनुमति देने वाला नहीं हूं। यह सरासर सीकर के शासक का अपमान होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कई उग्र दिमाग के थे, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? हम सीधा जयपुर जाएंगे। और जयपुर का महाराजा उस समय कौन है? मान सिंह। अगर मान सिंह हां कह दे तो क्या राव राजा कल्याण सिंह रोक पाएंगे? नहीं, क्योंकि मान सिंह के अधीन है राव राजा कल्याण सिंह। वहां शेखावाटी वाले लोग मान सिंह के पास आए और मान सिंह क्या थोड़ा सा अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और यूरोप वगैरह के बारे में अच्छी खासी जानकारी। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो जाता है, वो भावनाओं में बह जाता है। कोई भी सॉरी प्लीज एक्सक्यूज मी करके आदमी को बताओ किस में बहा जाता है? भावना। यहां पर 5-7 किसानों के प्रतिनिधि आए और किसानों के प्रतिनिधि आकर कहा कि ये कौन सा लोकतांत्रिक, कौन सा राज्य है, यहां पर हमें हाथी पर सवारी की अनुमति तक नहीं दी जा रही है,
ये वो फलाना। 15-20 मिनट की लंबी वार्ता के बाद मान सिंह ने कहा कि किसने रोका तुम्हें? बोला सीकर के राजा कल्याण सिंह रोक रहे हैं। बोला नहीं, मैं अभी आदेश देता हूं कि तुम आराम से धूम धड़ाके के साथ हाथी पर बिठाकर कुंवर साहब की सवारी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुंवर हुकुम सिंह को हाथी पर बिठाकर मान सिंह सेकेंड की अनुमति के बाद में बताओ क्या निकाली गई थी? सवारी। अब सवारी निकाली गई, जहां कल्याण सिंह जी का निवास था वहां पर किसानों ने जोर जोर से नाच गाने का कार्यक्रम किया। अब महल के अंदर कल्याण सिंह जी बैठे हैं और बाहर हुकुम सिंह हाथी पर बैठा है, किसान नाच रहे हैं। कल्याण सिंह जी का जीव दौरा होगा या खुश होंगे बताओ? सीधी सी बात है। उस दिन कल्याण सिंह ने एक बात समझ ली कि यार किसानों से दुश्मनी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको किसी चीज के लिए मना करूंगा ये छोटी छोटी बात के लिए जयपुर जाएंगे, और हर बार अगर जयपुर गए तो जयपुर का महाराजा मान सिंह क्या सोचेगा, यार सीकर का राजा कर क्या रहा है? छोटी छोटी बात के लिए सीधा एसडीएम से मिले बगैर कलेक्टर के पास आ रहे हैं, एसडीएम कर क्या रहा है? पहले तो कल्याण सिंह से मिलना चाहिए, और कल्याण सिंह से बात सोल्व नहीं हो तो बताओ कहां पर जाना चाहिए? मान सिंह। लेकिन अगर मैं किसानों का विरोध करूंगा तो अब किसान हर बार मान सिंह के पास जाएंगे, क्योंकि मान सिंह ने इनको एक बार अनुमति दे दी है तो फिर दूसरी बार ये उम्मीद करके जाएंगे। इसलिए राव राजा कल्याण सिंह ने इस हाथी की सवारी के बाद अपने रुख में नरमी लाई, किसानों से प्रेम पूर्वक बातचीत करने लगे। और उसी समय एक बहुत बड़े किसान नेता जिनका नाम था सर छोटू राम चौधरी, सर छोटू राम चौधरी, और सर छोटू राम चौधरी जो है वो सीकर आते हैं, सीकर के किसानों से मिलते हैं और उनकी पीड़ा को समझते हैं। तब सर छोटू राम चौधरी सीधे राव राजा कल्याण सिंह के पास जाते हैं और कल्याण सिंह जी को कहते हैं कि देखिए अपने ही भाई बंधु है, अब क्या करना आपको? हर छोटी छोटी बात के लिए अपने आपसी विवाद बनेगा, इससे अच्छा आप किसानों की मांगे मान लो, एक बार किसानों को शांत करवा दो, इनको भी घर जाने दो। और सर छोटू राम चौधरी की मध्यस्थता से 15 मार्च 1935 के दिन सीकर के राजा कल्याण सिंह ने किसानों की अधिकांश मांगे मान ली, जिसमें रजापा कर को समाप्त कर दिया था, जकात कर को समाप्त कर दिया, सिंचित व असिंचित कर भूमि का जो कर था उसको भी चेंज कर दिया था। तमाम मांगे मानते हुए 15 मार्च 1935 को सीकर के किसानों का आंदोलन बताओ क्या हो जाता है? समाप्त। बस ये छोटा सा आंदोलन है जिसकी शुरुआत तो 1922-23 में भी हो गई थी, लेकिन आंदोलन में तेजी का रुख देखने को मिला 1930 में। रामनारायण चौधरी ने लंदन में डेली हेराल्ड में किस आंदोलन की खबरें लिखवाई थी? शेखावाटी। उसके बाद 31 में क्षेत्रीय जाट महासभा बना, और क्षेत्रीय जाट महासभा और अखिल भारतीय जाट महासभा का संयुक्त सम्मेलन कब हुआ था? 33 में। इस सम्मेलन के बाद में क्या करवाया गया? यज्ञ। यज्ञ के बाद हाथी पर क्या निकाली गई? सवारी। सवारी के बाद कल्याण सिंह जी के थोड़े से तेवर नरम थे और बाद में हस्तक्षेप कर दिया सर छोटू राम चौधरी ने, और 15 मार्च 1935 को शेखावाटी क्षेत्र के अधिकांश जो छोटे मोटे आंदोलन थे उनका समापन किसने करवा दिया था? सर छोटू राम चौधरी। लिखो फटाफट 2-3 बातें लिखिएगा। आंदोलन की शुरुआत मेंस में यहां से प्रश्न आता है तो वो आंदोलन के कारणों का आ सकता है, या अब अपन जो पढ़ रहे हैं ये आ सकता है कि शेखावाटी क्षेत्र में घटित विभिन्न घटनाओं को उल्लेख करो। तो 4-5 छोटी छोटी घटनाएं शेखावाटी क्षेत्र में हुई है, आंदोलन से पहले भी हुई है, बाद में भी हुई है, उनके बारे में अपने को याद रखना है। अगला हेडिंग लगाओ, शेखावाटी क्षेत्र में घटित, शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन के समय घटित घटनाएं। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलनों के समय घटित घटनाएं। कई घटनाएं 1935 के बाद भी घटी है, कई पहले घटी है। कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण कांड हुए हैं वो आपको हाईलाइट करके याद रखने हैं। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलनों के समय घटित प्रमुख घटनाएं। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलनों के समय घटित प्रमुख घटनाएं। अब तक तो अपने बड़ा बड़ा आंदोलन पड़ा है जो सीकर में हुआ है, 4-5 नेता थे, 2-3 संगठन थे जाटों के, उन्होंने जैसे तैसे करके यज्ञ वज्ञ करवाया, हाथी की सवारी निकाली, किसानों की एक बार के लिए मांगे मना ली थी। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण घटना, उनमें पहला हेडिंग लगाओ कटरातल महिला सम्मेलन। यानी शेखावाटी में एक आंदोलनों के समय सम्मेलन हुआ था, उसका नाम था कटरातल महिला सम्मेलन। कटरातल महिला सम्मेलन। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कटरातल महिला सम्मेलन है क्या। कटरातल महिला सम्मेलन, कटरातल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934।
कटरातल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934। कटरातल महिला सम्मेलन क्या है? कटरातल महिला सम्मेलन, कटरातल नाम की एक जगह है सिक्कर में। यहां पर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, 10,000 महिलाओं का, जिस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली महिला थी किशोरी देवी। किशोरी देवी मुख्य वक्ता जिसने यहां पर सबसे ज्यादा भाषण दिया वो थी उत्तमा देवी। बाकी महिलाओं में भी और कई सारी महिलाएं थी, दुर्गावती थी, रुक्मा देवी थी, रुक्मा देवी थी, रुक्मा देवी के अलावा रूपमती थी, रूपमती के अलावा लक्ष्मीवती, ऐसी खूब सारी महिलाएं थी। लेकिन दो नाम आपको याद रखना है। कटरातल महिला सम्मेलन की अध्यक्ष कौन है? किशोरी देवी। और मुख्य वक्ता जिसने सबसे ज्यादा भाषण दिया था कौन है? उत्तमा देवी। किशोरी देवी कौन है? किशोरी देवी वाइफ ऑफ हरलाल सिंह खर्रा। शेखावाटी किसान आंदोलन के एक नेता का नाम मैंने आपको लिखवाया होगा, हरलाल सिंह खर्रा। स्वाभाविक सी बात है, नेता की पत्नी क्या होगी? तो यहां पर मुख्य वक्ता बताओ कौन है? किशोरी देवी। उत्तमा देवी वाइफ ऑफ ठाकुर देशराज, भरतपुर के एक जाट नेता थे जिनका नाम था देशराज। उन देशराज की पत्नी का नाम क्या है? उत्तमा देवी। तो ये भरतपुर की थी और मुख्य वक्ता कहां पर बनकर गई थी? शेखावाटी में। 10,000 महिलाओं का सम्मेलन है। क्यों इतनी महिलाओं को इकट्ठा होने की कहां नौबत आ गई? 10,000 क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या महिलाओं को? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो इतनी महिलाएं तो एक साथ इकट्ठी नहीं हो। 5, 7, 20, 100, 50, 10,000 मतलब अधिकांश महिलाएं उस क्षेत्र की उस सम्मेलन में आई थी। क्या दर्द है? प्रॉब्लम यह है कि शेखावाटी के अंदर, सिक्कर के अंदर एक गांव पड़ता सतिया का बास। एक तो जितने भी गांवों के नाम के पीछे बास आए वो ज्यादातर सिक्कर में ही है। काशी का बास, वीरमाण का बास, सतिया का बास, खेमजी का बास, कुआजी का बास, फलाणजी बास, ज्यादातर नाम के पीछे बास वाले क्षेत्र कहां पर है? सिक्कर। ऐसा जरूरी ही नहीं है कि सिक्कर में ही 100% है, लेकिन ज्यादातर सिक्कर में है। एक जिन गांवों के नाम के पीछे सर आए, सर, राम सर, लाला सर, अचान सर, फलाण सर, वो या तो जैसलमेर में होगा या बीकानेर में। ज्यादातर गांवों के नाम के पीछे सर जैसलमेर और बीकानेर में आयोजित होता है और बास कहां पर होता है? सिक्कर। सतिया का बास नाम के स्थान पर कोई छोटा मोटा देवी देवताओं का मेला लगा हुआ था और वहां पर 300, 400, 500 महिलाएं इकट्ठी हो रखी थी। महिलाएं आ रही थी, जा रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। और उसी समय उधर से एक गांव पड़ता सियोट। सियोट के ठाकुर साहब थे जिनका नाम था मान सिंह, और इन मान सिंह ने महिलाओं के साथ में बदतमीजी कर दी थी। कुछ अपशब्द महिलाओं के लिए काम में ले लिए थे, दुर्व्यवहार किया था। इस घटना से सतिया के बास नामक स्थान पर मान सिंह द्वारा जो महिलाओं के साथ अपशब्द काम में लिए गए, जो दुर्व्यवहार किया गया, उस बात से शेखावाटी क्षेत्र की महिलाओं में आक्रोश था और उन शेखावाटी क्षेत्र की महिलाओं ने इकट्ठे होकर कटरातल नामक सम्मेलन से यह संदेश दिया कि भविष्य में अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो महिलाएं कमजोर नहीं हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए महिलाओं के मान सम्मान के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सियोट के ठाकुर मान सिंह एवं अन्य लोगों को चेतावनी देते हुए 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन को कौन सा सम्मेलन कहा जाता है? कटरातल महिला सम्मेलन। लिख लो सीधा सीधा, कटरातल